नमस्कार, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म में बस आज 19 जुलाई रही बात, भारतीय शेयर बाजार की वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डेली के डेली इंडेक्स लेवल में लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिल रहा है और इसी के बीच गैस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी आज लाइफ टाइम हाई को तोड़ दिया है, नया लाइफ टाइम हाई बन चुका है। तो इसी बीच में गैस बजाज फाइनेंस में आज थोड़ी बहुत तेज़ी का जो कार्यक्रम है, माहौल है देखने को मिला। बट इसी बीच में दोस्तों हम सबको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि नेक्स्ट वीक आने वाले हैं बजाज फाइनेंस के Q1 के नंबर्स, और नंबर्स के पहले जो हलचल है जो कि एक्सपेक्टेड थी वो हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ दो ब्रोकर हाउस की बात की जाए, उनकी तरफ से कैसे कमेंट्री देखने को मिल रही है। एक ब्रोकर तो बजाज फाइनेंस को लेकर काफ़ी बुलिश है और दूसरे ब्रोकर की बात की जाए वो थोड़ा कंसर्न में है कि आने वाले कल में शायद जो ग्रोथ है वो स्लो हो सकता है। तो कौन सा ब्रोकर्स का दाव सही होगा वो तो गैस वक्त बताएगा। बट कमेंट्री क्या आ रही है, हमें कौन कौन से लेवल्स आने वाले कल में दिखाई दे सकते हैं, तो फटाफट उन सब को स्टडी करना है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए आज के माहौल की, आज के ट्रेडिंग डे की, तो जो है निफ्टी सेंसेक्स में हरियाली की जो खुशबू है वो हमें देखने को मिल रही है। हर जगह हरियाली हरियाली है। और इसी बीच में अगर आप देखें तो बीच में गैस एक पुलबैक हमें बजाज फाइनेंस में लाइफ टाइम हाई के बाद दिखाई पड़ा था। बट दोस्तों गैप फिलिंग का थ्योरी अगर आप बिलीव करते हैं तो पूरा हो चुका है। आज अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस में गैस वही 2.5% के आसपास तेजी हमें देखने को मिली, 175 पॉइंट के आसपास भागता हुआ दिखाई पड़ा है। इसी के साथ अगर आप देखें तो 12 साल का रिकॉर्ड दोस्तों इसने और एशियन पेंट ने तोड़ा था। कौन सा रिकॉर्ड कि कंसेक्यूटिव जो ईयर की बात की जाए नेगेटिव परफॉर्मेंस, और फर्स्ट टाइम दोस्तों ऐसा था जहां बजाज फाइनेंस ने पूरे साल भर में कोई पैसे नहीं बनाए और अपने आप में कैसे ये अपवाद था। बट उसके बाद जो रैली आई है आप सबको अच्छे से पता है क्या वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली है। और उसके बाद दोस्तों थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली थी। जिस निवेशक के पास पेशेंस नहीं है मार्केट में पैसे नहीं कमा पाएंगे। और मैंने आपको साफ साफ बताया कि मार्केट में नेगेटिविटी से दूर रहिए और जो मंदी मंदी चिल्लाते हैं ना, सीधा दोस्तों इंडिया की डेमोग्राफी में भरोसा करना सीखिए और बिजनेस जो कमांडिंग पावर है, नॉलेज उसको गेन करिए। तो पिछले कुछ समय से कैसे आप सबको अच्छे से पता है कि रेगुलरली बेसिस पे बजाज फाइनेंस को लेकर मेरी कमेंट्री क्या रही है, चाहे वो 2000 की बात की जाए, 3000 की बात की जाए, 4000 की बात की जाए, 5000 की बात की जाए, 7000 की बात की जाए, हर एक लेवल पे दोस्तों मैंने एक ही बात बोला है, लॉन्ग टर्म सफ़र है तो हाँ छोड़ना सही नहीं है। बिकॉज बजाज फाइनेंस अपने आप में दोस्तों एक पुराना मल्टी बैगर है और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में क्या जो लिगेसी है वो ज़रूर कंटिन्यू करेगी। ऐसा मानना है दोस्तों अगर एस्टिमेट्स नंबर्स थोड़े बहुत अच्छे हैं तो बजाज फाइनेंस से फिर से एक मेगा ब्रेकआउट हो सकता है। ये ब्रेकआउट दोस्तों बजाज फाइनेंस को आने वाले 1-1.5 साल में 10,000 के आसपास भी ले जा सकती है। तो आप सबको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस ने बहुत ही रोबस्ट Q1 के बिजनेस अपडेट जाहिर किए थे और उसके बाद बहुत सारे ब्रोकर्स की कमेंट्री हमें देखने को मिली। मोर और लेस जितने ब्रोकर्स थे सब ने बजाज फाइनेंस को अपग्रेड किया है। बीच में गैस जो मंदी की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी, ग्लोबल रिसेशन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसकी वजह से शॉर्टर्स लोग को बहुत ही बहाना मिला था स्टॉक प्राइस को गिराने का। बट उसको बजाज फाइनेंस के Q1 के रोबस्ट अपडेट के बाद ना, जेफरीज की बात की जाए 9,500 के आसपास बता रहे हैं। बट दोस्तों इससे काम नहीं खत्म हो रहा है, काम दोस्तों अभी भी अधूरा है। बिकॉज मैंने आपको क्या बताया कि बजाज फाइनेंस की ग्रोथ जो इस बार हमें देखने को मिली 30% से ऊपर है, जो मेरे हिसाब से कैसे बहुत ही फिनोमिनल है। आप कोई भी कंपनी को दोस्तों 30-32% के आसपास ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखते हैं, कंसिडर करते हैं उस क्राइसिस भरे माहौल में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई हो चुका है। रही बात दोस्तों 40 ईयर्स में फर्स्ट टाइम था जहाँ फेड ने 0% से 5.5% के आसपास रेट हाई किया, उसके बावजूद भी कंज्यूमर डिमांड टूटते हुए देखने को नहीं मिली। बीच में कैसे इन्फ्लेशन बहुत ही हावी हुआ था और मंदी मंदी रिसेशन को लेके जब सब कोई बात कर रहे थे, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि डिमांड से ऐसे रिसेशन नहीं है जो 2008 में हुआ था, ये सप्लाई साइड से हैं। और इसीलिए फिर बात है तो बजाज फाइनेंस ने कहा जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया ना, आप देख सकते हैं कि 34% के आसपास। और ये अपने आप में दोस्तों जितने ब्रोकर्स जो कि बहुत ही कंसर्न में थे, ऑल दो देर वर कंसर्न, वो बता रहे हैं अपने ब्रोकरिंग रिपोर्ट में कि वो थोड़ा कंसर्न में थे कि अनसिक्योर्ड लोन कैसे प्ले होगा, बजाज फाइनेंस कैसे काउंटर करेगा। बट दोस्तों जिस हिसाब से 5 ईयर्स की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें बजाज फाइनेंस में अनसिक्योर्ड लोन में देखने को मिल रही है, जो अभी भी गैस 40 से 42% के आसपास है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी मार्वलस है। इसी के बीच अगर आप देखें जेफरीज ने गैस बजाज फाइनेंस को तो अपग्रेड किया, साथ ही साथ उनको ऐसा लगता है कि जो EPS ग्रोथ है ना वो 29% के आसपास FY 23 से लेकर 25 तक हो सकती है।
आप समझ के चलिए गाइस, कोई कंपनी का 29% के आसपास से ईपीएस ग्रोथ करती है ना, शेयर में गाइस कम से कम 25 से लेकर 35% के आसपास ऑन एन एवरेज जो ग्रोथ है हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है गाइस कि आने वाले कल में बजाज फाइनेंस महंगा तो हो गया है, बट और भी महंगी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई है। एओएम ग्रोथ की बात की जाए तो इस ब्रोकर रिपोर्ट हाउस को लगता है 29% के आसपास FY 23 से लेकर 25 तक इनके एओएम में, जिसको हम बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो ग्रो हो सकती है। दोस्तों जहाँ पे बात की जाए जेफरीज काफ़ी पॉजिटिव है, कोटेक सिक्योरिटीज़ की बात की जाए वो थोड़ा सा कंसर्न में है। उनको ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस के ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले कल में अंडर प्रेशर हो सकते हैं। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, ये सब आर्टिकल्स आपको कॉमन मिलेंगे बिकॉज जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग जल्दी ही होगी। और आप सबको अच्छे से पता है कि जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग होना अपने आप में उस इंडस्ट्री में काफ़ी दबाव डालेगी। तो क्या इससे भारतीय एयरटेल ख़त्म हुआ था? नहीं। जब जियो की न्यूज़ आई थी एयरटेल गिरा तो ज़रूर था, 280 के लेवल पे आया था, मुझे याद है। आज सोचो एयरटेल 800 के लेवल पे है। किसी को बिलीव हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। यस, वोडाफोन आइडिया ख़त्म हो गया। आपको समझना है कि की प्लेयर में से कौन से बिजनेस हैं जो जियो से लड़ सकते हैं। जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग होगी तो सिंपल सी बात है, दबाव तो रहेगा। बहुत लोग जो बजाज फाइनेंस की रैली मिस कर चुके हैं कोविड क्राइसिस में, रशिया यूक्रेन का मैटर के बाद, वो तो एकदम दिल से प्रे करेंगे कि बजाज फाइनेंस गिरे और जियो फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करिए। तो कैसे ह्यूमन नेचर है। बट अगर आप बिजनेस के फंडामेंटल्स को और ग्रोथ को समझते हैं ना, और ये देखते हैं कि बड़ी कंपनी अगर 30% की दर से बढ़ती है तो आने वाले कल में कैसे उसका भविष्य क्या होगा, मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ। रिपोर्ट की बात की जाए कोटेक सिक्योरिटीज़ की, उनको लगता है कि अनसिक्योर्ड लोन में जो इंटेंसिटी है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, वो काफ़ी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से मार्जिन्स फॉल होना स्वाभाविक सी बात है। कंपटीशन बढ़ेगा तो बजाज फाइनेंस को ऑफकोर्स अपने जो रेट है उसको कम करने की आवश्यकता पड़ेगी और इसका इम्पैक्ट मार्जिन से पड़ेगा। और जिसकी वजह से आने वाले कुछ सालों में बजाज फाइनेंस की जो ग्रोथ है वो फिर भी 25% के आसपास एक्सीड करेंगे। मतलब 30% के आसपास ग्रोथ वो एक्सीड करके 25% के आसपास हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने बताया है कि पूरा फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए इसमें इनके जो मार्जिन्स हैं और प्रॉफिटेबिलिटी कंप्रेस होंगे। मतलब Q1 के तो जो बिजनेस अपडेट है बहुत धाकर और धांसू थे। अब Q2, Q3, Q4 को मिला लिया जाए तो उनको लगता है कि आने वाले कल में Q1 से चैलेंजिंग मोमेंट होगा, बट ओवरऑल 25% के आसपास ग्रोथ हो सकता है। सिंपल सी बात है कि जियो फाइनेंशियल लिस्टिंग होगी। कैपिटलिज्म जो वर्ड है दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि कैसे कोई भी मार्केट सबके लिए ओपन होता है और जिसके पास फंड होता है, रीच होता है, वो कंपनी कमांडिंग पोजीशन पे होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिलायंस अपने आप में ही एक मेगा नाम है, मेगा हाथी। इनके आने से ऐसा नहीं कि बजाज फाइनेंस को कुछ डेंट नहीं पड़ेगा। बट दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जियो के आने से, रिलायंस रिटेल के आने से डीमार्ट ख़त्म हो गया? नहीं, फ्यूचर रिटेल ख़त्म हुआ। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस इंडस्ट्री के जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं ना, उनका सफाया होगा, पर जो बड़ा हाथी है दोस्तों वो एनीवेज कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ ठीक लगा लेकर। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस ने हाल फिलहाल 40 इयर्स का हाउसिंग फाइनेंस में जो टेन्योर है लोन का वो पास किया, जो अपने आप में आज तक कोई एनबीएफसी नहीं कर पाई। हमेशा का इस एनबीएफसी का टेन्योर 25 से 30 साल के आसपास होता है। ये फर्स्ट एनबीएफसी है हाउसिंग फाइनेंस में जिसने का 40 इयर्स का एक बहुत ही रिजनेबल जो प्लान है, जो ईएमआई है, हाउसिंग फाइनेंस में कंसिडर किया था। सो देखना बनता है कि बजाज फाइनेंस कैसा परफॉर्म करेगा। ऑल्दो गाइस बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है। जितनी बड़ी कंपनी होती है रिस्क थोड़ा कम होता है, रिवॉर्ड थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन यस, आने वाले कल में गाइस अगर आप डीप में निवेश करते हैं, मुझे याद है कि बहुत लोग बहुत ही उल्टी सीधी कमेंट्री कर रहे थे जब इसका प्राइस 5,500 के आसपास था। लोग 4,000 का वेट कर रहे थे। आज लोग 6,000 का वेट कर रहे हैं, 7,000 का वेट कर रहे हैं कि कैसे भी एंट्री मिले। ये सब गैस आप चक्कर में मत पड़िए, अच्छी कंपनी को होल्ड करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। रही बात स्टॉक प्राइस की, प्रीमियम की, तो ऑफकोर्स पी थोड़ा सा महंगा है, लेकिन यस बहुत ही कम ऐसी एनबीएफसी होती है जिनका आरओई 20% के ऊपर होता है। तो कंपनी का इस 23% के आसपास है। इस क्वार्टर में गैस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ऑफकोर्स टॉप लाइन तो गैस हम लोग को समझ में आ ही जाएगा। इधर से गैस आप 30% ग्रो करिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि टॉप लाइन कैसे हो सकते हैं। बट बॉटम लाइन की बात की जाए, मुझे गैस उम्मीद है 3350 से लेके 3400 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिटेबिलिटी हो सकते हैं। अगर इस मार्क को गैस बजाज फाइनेंस तोड़ता है, अचीव करता है, ये इनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है। सो चार्ट में समीकरण क्या हो रहा है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीच में गैस मैंने तो कितने बार वीडियो बनाया था और बहुत लोगों को घुसने का मौका ही मिला। बहुत लोग इस बीच में हंस भी रहे थे कि सर बजाज फाइनेंस फिर से गिर रहे हैं। कौन सा स्टॉक नहीं गिरता है दोस्तों? जब स्टॉक में इतनी रैली आती है अपने बॉटम से 30% 35% चढ़ते हैं, तो ऑफकोर्स गैस जब कभी भी एक बड़ी गैप ऑफ ओपनिंग होती है
उधर पे गैस स्टॉक थोड़ा सा रेस्ट करता है। इधर पे गैस गैप अप क्यों हुई थी? बिकॉज बजाज फाइनेंस ने इस दौरान Q1 के बहुत ही विस्फोटक Q1 अपडेट पेश किए थे और ऑफ कोर्स ये जो गैप है गैस ये फिल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसके बाद टेक्निकली बॉलिंजर बैंड के बाद अगर आप देखें तो मीडियन को सपोर्ट देने के बाद आज हमें अ काइंड ऑफ मोरोबोसो कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इनके लिए 8000 के आसपास जो स्पेस है सीधा सीधी खोल सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में अगर नंबर्स थोड़े भी इंटैक्ट हो गए तो बजाज फाइनेंस जल्दी ही 8000 का लेवल क्रॉस कर सकती है। और दोस्तों वीकली चार्ट में मैंने आपको साफ साफ बताया कि बॉलिंजर बैंड के जो 200 का मूविंग एवरेज होता है वीकली चार्ट पे, इस लेवल पे गाइस कोई ब्लू चिप कंपनी, कमांडिंग कंपनी मिल जाती है तो उधर पे बहुत ही अच्छी बाइंग होती है। उसके नीचे गाइस मिड कैप स्मॉल कैप जाती है तो रिकवरी होने में टाइम लगती है, बट 2-4 क्वार्टर के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सेम हमने मुथूट फाइनेंस में टेस्ट किया था, तो मेरा ऐसा मानना है कि बजाज फाइनेंस का जो स्पेस है वो एक्सपैंड होता हुआ देखने को मिल रहा है और आने वाले कल में गैस नंबर्स इन लाइन होंगे। जल्दी ही हमें लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेगा। तो मार्केट में अगर नेगेटिविटी होती है तो उससे आप बॉदर मत करिए, अच्छी कंपनी को लेके बने रहें। मार्केट को दोस्तों बहुत लोगों ने किंतु परंतु बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किया था, बहुत ही एनालिसिस किया था, बट कैसे कुछ नहीं किए, बस अपनी SIP को कंटिन्यू करें और छोड़ दिए कि भारत पे ही हमारा जो भविष्य वो निर्भर है। तो घूम फिर के तो शेयर बाज़ार भाग ही गए, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि टाइमिंग ना करें। अब देखते हैं कि 26 तारीख को क्या अपडेट आ रहे हैं। और ऑफकोर्स आप जेफरी से सहमत हैं या फिर कोटक सिक्योरिटीज से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत लोग चैनल पे आते तो हैं, वीडियोस देखते भी हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ उसको भी कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।